देखिए, आप लोगों को पुनः अपराध शास्त्र विषय में अपराध शास्त्र विषय में अपराध के विविध कारण। पिछले कक्षा में हमने आपको पिछले व्याख्यान के माध्यम से सदरलैंड के विभेदी संगत के सिद्धांत पर चर्चा किया था, जिसमें ये देखा गया कि अपराध के लिए अपराधी जो है जन्म से नहीं होता है, अपराधी पैदा नहीं होता है। जैसा कि सदरलैंड ने कहा, यह समाज की गतिविधियों, समाज की परिस्थितियों, समाज की व्यवस्थाओं के अनुसार आपराधिक व्यवहार में लिप्त हो जाता है और अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। अर्थात अपराधी जन्म से नहीं होता है, बल्कि अपराधी बनाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बालक जब जन्म लेता है तो वह सिर्फ रक्त, मांस और हड्डी रूपी एक जीवित पुतला होता है। उसको समाज की आवश्यकताएं, सामाजिक, असामाजिक या समाज विरोधी, इन किसी तत्व का ज्ञान नहीं रहता है। जैसी परिस्थितियां बनती हैं, जैसी व्यवस्था होती है, तो व्यक्ति वह उसी के अनुरूप ढल जाता है और वह उसी प्रवृत्ति का हो जाता है। जैसा पारिवारिक संतुलन होगा, पारिवारिक व्यवस्था होगी, सामाजिक व्यवस्था होगी, उसी के अनुसार वह अपने जीवन को ढाल लेता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो सदरलैंड का विभेदी संगत का सिद्धांत था, उन्होंने कहा कि अपराधी वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान वातावरण के अनुसार बन जाते हैं। उनकी बातें आज भारतीय परिप्रेक्ष्य में अक्षरशः सत्य है, लेकिन उसी के पहले अपराध शास्त्री लैम्ब्रोसो आए थे। लैम्ब्रोसो की थ्योरी थी। उन्होंने अपराधी को जन्म से बताया कि अपराधी पैदा नहीं होते हैं, अपराधी पैदा होते हैं, जन्म से ही अपराधी प्रवृत्ति के उन्होंने आचरण दिखा दिया कि इसी आचरण के लोग अपराधी होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अपराधियों का खोपड़ी जो है गुंबजकार होती है, छत की तरह चौड़ी होती है और आगे की तरफ जो है कि पीछे की तरफ झुकी होती है। निचला जबड़ा उनका बड़ा होता है। नाक के लिए उन्होंने बताया कि नाक जो है कि का अस्थि पंजा दबा होता है, दाढ़ी छिटकी होती है, असंवेदनशील होते हैं, मस्तिष्क के विकास नहीं होता है, कान उनका लंबा और मोटा होता है, दांत उनके बड़े होते हैं, भौहें चढ़ी होती हैं। तमाम बातें जो है जो उन्होंने कहा कि नशे के रूप में हमेशा रहते हैं, उनकी बातें इसको नकार दिया गया। यह कोई आवश्यक नहीं है। जैसा कि हम समाज विज्ञान में भी देखते हैं, बच्चा मनोविज्ञान में भी देखते हैं, साइंस में देखते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर का बनावट पैदा होते समय विचित्र तरीके की रहती है। जैसे कपाल चौड़ा होगा, बड़ा होगा, कान दबे हो, नाक दबी होगी, तमाम बातें हैं। तो उसका एक अगर उसको उसी ढंग छोड़ दिया जाए तो वही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जन्म से अपराधी हो गया। अपराधी बनने का जो विविध कारण है
उन कारणों में सदरलैंड का जो सिद्धांत रहा, समाजशास्त्री सिद्धांत, जिसमें कार्ल मार्क्स, एंजेल्स और बोंगर महोदय का जो रहा कि अपराधी व्यवहार समाजवादी विचारधारा, समाजशास्त्री विचारधारा, समाजवादी संप्रदाय के अनुसार सोशलिस्ट स्कूल में इन्होंने बताया कि अपराध की, बोंगर ने कहा कि अपराध का कारण आर्थिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपराधिक व्यवहार करता है। प्रतिस्पर्धा के जीवन में वह अपने आप को नहीं ढाल पाता है, तब उसका जीवन आपराधिक हो जाता है। और इसका अर्थ था कि इसका मेन आधार यह था कि अपराधी के व्यवहार में, समाजवादी विचारधारा में, कि मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना बताया गया। परंतु सभी अध्ययनों के बाद, कार्टोग्राफिकल अध्ययन, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, प्री क्लासिकल, सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक अप्रोच, सभी अपराध शास्त्रियों को, विचारों को अध्ययन करने के उपरांत हम इस बात को देखते हैं कि अपराध के विविध कारण हैं, अपराध करने के विविध कारण हैं। क्राइम काजेशन, अपराध के विविध कारण जो है क्रिमिनोलॉजी बताया गया है, जिसमें हम देखते हैं अपराध के विविध कारणों में पहला देखते हैं आनुवंशिकता, हेरिडिटीज एंड क्राइम। आनुवंशिकता के अनुसार हम देखते हैं हेरिडिटीज, वंशानुक्रम। कुछ विचारधारा, इस विचारधारा के कुछ विद्वान अपराध शास्त्रियों ने कहा कि कोई व्यक्ति अपराधी होता है तो उसका वंशानुक्रम का प्रभाव रहता है। कुछ हद तक सामाजिक परिप्रेक्ष्यों में यह देखा गया है कि सही भी है। अगर परिवार का आधार और परिवार की व्यवस्था आपराधिक प्रवृत्ति की है, तो उससे रिलेटेड जितने लोग हैं आपराधिक व्यवहार में लिप्त हो जाते हैं। यदि सभ्य समाज का व्यक्ति, पढ़ा लिखा समाज का व्यक्ति अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिकरण की व्यवस्था के अंतर्गत वह जीवन यापन कर रहा है, तो बच्चा भी पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियों में उसी अनुसार जीवन यापन करता है। अभी आपराधिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, अभी कानपुर का अभी घटना आप देखे थे, जिसमें जो है कि एक परिवार इस हैवानियत का शिकार हुआ। शिकार हुआ, पुलिस वालों को बनाया कि उसके पीछे जो है जितने लोग लगे थे, 49-50 लोग, उसमें कितने इनकाउंटर हुए और कितने जेल में हैं। तो उसका कारण क्या है कि वंशानुक्रम जैसी पारिवारिक परिस्थितियां रहेंगी, उसी के अनुसार वहाँ आपराधिक व्यवहार लोग करते हैं। जैसा कि अभी आप विकास दुबे कानपुर वाले कांड से आप देख ही रहे हैं। आप एक विधि के विद्यार्थी हैं और विधि का विद्यार्थी सामाजिक परिस्थितियों का जो है कि आकलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों का वह एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। उस विश्लेषण एनालिसिस के बाद समाज की मूलभूत आवश्यकताएं, सामाजिक संतुलन आदि को बनाए रखने में वह व्यक्ति, विधि का विद्यार्थी, अपने आप को ढालता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अपराध के विभिन्न कारणों में वंशानुक्रम कारण भी हमें देखने को मिलता है। दूसरा है मानसिक विकृतियां और अपराध। मानसिक मेंटल डिसऑर्डर जो है एंड क्राइम, मानसिक विकृतियां से तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो आपराधिक हैं, प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी मानसिक स्थिति आपराधिक प्रवृत्ति की हो जाती है। उसके पीछे है
पारिवारिक कारण रहा, सामाजिक कारण रहा, शैक्षणिक उनका स्तर रहा, उनका साथ संगत रहा, वो जिसके साथ उठते बैठते हैं, रहते हैं, चलते हैं, खाते हैं, उनकी संगत रही है। इस तरह से उनका मानसिक जो है विकृतियाँ भी अपराध का कारण बनती हैं। बोंगर महोदय ने गोडार्ड महोदय ने अपने अध्ययन में ये पाया कि 50% लोग अपराधी जो होते हैं मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। वो अपने कार्य के परिणाम को राइट एंड रॉन्ग, जस्ट एंड अनजस्ट की अंतर नहीं समझ पाते हैं। सही कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूँ, इस काम का क्या प्रभाव है, सामाजिक परिस्थितियों में, पारिवारिक परिस्थितियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका उनको आकलन नहीं रहता है। अपनी आत्म शक्ति, आत्मसंयम को खो देते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि विविध आपराधिक कारणों में मानसिक विकृतियां भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तीसरा हम देखते हैं अपराध के जैविकीय भौतिकी कारण, बायोफिजिकल फैक्टर। आपराधिक व्यवहार में अपराध करने के लिए बायोफिजिकल फैक्टर भी महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यक्ति जैविक विषमताओं के कारण अपराध करता है, जिसके अंतर्गत हम अब यहाँ पर लैम्ब्रोसो के सिद्धांत को भी यहाँ नकार नहीं सकते हैं। लैम्ब्रोसो ने भी आपराधिक व्यवहार में जैविक बायोलॉजिकल फैक्टर का भी जो जिक्र किया है, उससे भी देखा जाता है कि आपराधिक व्यवहार में ये आता। अमेरिका के अपराध शास्त्री डॉक्टर कोल्डविल ने आपराधिक व्यवहार में आयु, लिंग, शारीरिक विषमताओं का परीक्षण करके उसको भी उत्तरदायित्व बनाया है, जिसमें ये कहा गया कि शारीरिक विषमताएं भी आपराधिक व्यवहार को कारण बनाती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रायड का आपराधिक व्यवहार का सिद्धांत। फ्रायड महोदय ने विविध कारणों में आपराधिक व्यवहार के सिद्धांत में अपना योगदान दिया है। फ्रायड जो है कि मनोवैज्ञानिक, मनोविशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक फ्रायड महोदय ने अपराध कोई व्यक्ति करता है उसका अध्ययन और विधिवत अपने प्रयोग के द्वारा किए हैं, जिन्होंने कहा कि आपराधिक व्यवहार करने का कारण क्या है। फ्रायड महोदय ने आपराधिक व्यवहार की प्रवृत्तियों और कारणों को मानव के मस्तिष्क की भावनाओं के अनुरूप 3 भागों में बांटा है। कोई व्यक्ति आपराधिक व्यवहार करता है, व्यक्ति के मानव मस्तिष्क 3 प्रकार के हैं। फ्रायड महोदय के अनुसार व्यक्ति का मानसिक संतुलन, मानव मस्तिष्क, उसकी जो है कि इच्छाएं, आवश्यकताएं और उसकी मेंसीरिया, दुराशय, जैसा भी आप कह सकते हैं, उसका इंटेंशन आपराधिक व्यवहार में 3 तरीके का होता है। जैसे फ्रायड महोदय ने पहला दिया ईडार्थवादी, सुखवादी दर्शन। व्यक्ति अपराध इसलिए करता है कि उसको सुख मिलता है, अपने को सुख के लिए अपराध करता है। उसकी जब मूलभूत आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वह अपने को विरुद्ध कार्य करने में लिप्त हो जाता है और वह आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। इसको सुखांतवादी कहते हैं। जैसे कि ये कहता है कि मैं अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वह सिद्धांतवादी है। दूसरा उन्होंने बताया ईगो से अहम से है। ईगो से तात्पर्य उन्होंने बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर पहले तो श्रम करते हैं, श्रम के बाद अगर ये उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो ईगो वाला जो सिद्धांत है, ईगो के नाते अपनी अहम के नाते, अपनी व्यवस्था के नाते अपराध करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कोई छिप कर कोई देख न पावे। और तीसरा है सुपर ईगो। फ्रायड महोदय ने सुपर ईगो को भावनात्मक व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, अपराध से प्रेरित करने के लिए इसका मुख्य कारण बताया। सुपर ईगो वाला कहता मैं कोई अपराध नहीं करूं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एक आदमी आलसी है
वो कहता है मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं चोरी करके खा लूँगा। उसको ईगो ईडानवादी कहते हैं। और ईगो वाला जो व्यक्ति है वो ये कहेगा कि मैं अपराध कार्य करूँगा, अगर नहीं पूरा होगा तब चोरी करूँगा, मेहनत करूँगा, अगर नहीं पूर्ति होती तब चोरी कर लूँगा, कोई देख न पावे। सुपर ईगो का व्यक्ति है, वो कहता है कि ना, मैं खाने के लिए मर जाऊँगा लेकिन मैं चोरी नहीं करूँगा। ये आदर्शवादी होता है, आइडियल होता है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, परीक्षा में एक व्यक्ति पढ़ना लिखना उसको कुछ नहीं है, वो कहेगा कि कुछ नहीं, हम जाएंगे चाहे तब डिस्ट्रिक्ट हो चाहे जो भी हो, हम नकल करेंगे। दूसरा है कि कहेगा कि पढ़ेंगे लिखेंगे लेकिन जो नहीं आएगा उसको इधर उधर से अपना कहीं से देख के नकल कर लेंगे। उसी कक्षा में तीसरा व्यक्ति है जो एकदम आदर्शवादी आइडियोलॉजिस्ट है, वो कहता है मैं नंबर कम पाऊँ या ज़्यादा पाऊँ, पास हूँ या फेल हूँ, लेकिन मैं नकल नहीं करूँगा। इसी सिद्धांत को फ्रायड महोदय ने आपराधिक व्यवहार के भी मतलब वर्णन किया है। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्विरोधी सिद्धांत। अंतर्विरोधी सिद्धांत के अनुसार है यह अपराधी के मनोवृत्तियां को प्रभावित होकर सदरलैंड ने मानव संगठन के ढांचे में समाज को 3 भागों में बांटा है। अंतर्विरोधी सिद्धांत में 3 भागों में बांटा। जैसे पहला है कि आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करने वाला व्यक्ति। कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं जो आपराधिक व्यवहार की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं लेकिन अपराध नहीं करते हैं, अपराध करवाते हैं, तो वो भी अपराध करते हैं, अपराध का कारण वो भी बनता है। जैसे इस तरह से तमाम उदाहरण आप देखे हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम से कहेंगे या इस तरह से कहेंगे जो अपने अपना न कर किसी अन्य से करवा देता है, अबेटर है, अबेटमेंटर है, अबेटमेंट करता है। दूसरा है जो व्यक्ति अपराध को एक तटस्थ रहता है, हम गलत नहीं करेंगे। तीसरा है वह व्यक्ति जो अपराध विरोधी होता है, अपराध के विरुद्ध रहता है, अपराध नहीं करेगा, चाहे अच्छा हो या खराब हो, मैं अपराध नहीं करूँगा। इस तरह से लोगों के विचारों को अलग अलग साहचर्य के कारण होता है। जिस व्यक्ति में जैसा वर्ग जैसा विश्वास होगा उसी के अनुसार वह कार्य करेगा। फिर यहाँ बात आती है वही संगत स्वभाव लोहा पानी में तैरे। सामूहिक सिद्धांत ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत आपराधिक होने के कारण जो है मानसिक प्रभाव मुख्य रूप से पाया जाता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने ग्रुप समूहों में आपसी विचार विमर्श के द्वारा मानसिक इच्छाओं को बदल देता है और ग्रुप में होने के नाते अपराध करता है। जैसे आप ग्रुप में देखते हैं कोई व्यक्ति ड्रिंकर नहीं है लेकिन ग्रुप में गया, उसको ड्रिंक करना है, तो उसकी मजबूरी है, धीरे धीरे वह जो है कि उस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा और वह आपराधिक व्यवहार में सम्मिलित हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि अपराध के वंशानुक्रम कारण में प्रारूपवादी संप्रदाय के लोग रहे, लैम्ब्रोसो थ्योरी रही, जिसमें शारीरिक रसायन जोड़ा, आयु जोड़ा, पुलिस प्रशासन, जेल, राजनीतिक व्यवस्था, पारिवारिक कारण, इतना सब पारिवारिक कारण। इस तरह से आपराधिक दशाओं को जानने के लिए हम देखते हैं पारिवारिक कारण भी होता है। पारिवारिक नियंत्रण में कमी होने के कारण लोग अपराध करते हैं। आपराधिक व्यवहार में परिवार का विघटन का सिद्धांत है। यदि परिवार विघटित हो जाता है, विवाह विच्छेद, परिवार के संस्कृति की बंटवारा होती है, तब के लिए है परिवार में सांस्कृतिक संघर्ष। माता पिता का एक बच्चा जो है दूसरे धर्म का, माता दूसरे धर्म का है, पिता दूसरे धर्म का है, तो वहाँ बालक इस बात को नहीं समझ पाता हमको क्या करना चाहिए, तब भी वहाँ अपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो बच्चे के सामाजिकरण में असफलता जब होती है तब भी करता है। सामाजिकरण अपने को सामाजिक व्यवस्था में नहीं ढाल पाता तब भी अपराध करेगा। इस तरह से अपराध के विविध कारणों को हमने डिस्कस आपको किया। अगले दिन आपको पुनः हम आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।